नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर। आज है अपने 49 डेज चैलेंज का डे 7। हम पिछले 6 दिनों से लगातार आपके लिए ऑप्शनल क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर डेली आपको 18 ऑप्शनल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है। कल हमने आपको कहा था कि सुबह आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए एक प्रैक्टिस सेट हमारे ऐप अरावली अकेडमी पर अवेलेबल होगा, तो हमने वो प्रैक्टिस सेट जारी किया था। उसका आज हम वीडियो सॉल्यूशन लेके आए हैं, तो क्लास के एंड तक इसके साथ में बने रहना है, ताकि आपको आपकी तैयारी का अनुमान हो जाए कि हमने जो प्रैक्टिस की है वो किस हद तक सफल रही, उसका आउटपुट क्या है। तो क्लास के एंड तक जुड़े रहना है। क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। देखिएगा, आज अपने लिए पहला जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस सेट से है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। पूछा है कौन सा अपरिमेय नहीं है, यानी यहां पर हमें जो भी परिमेय नजर आए उसको करेक्ट करना था। तो पहला था 2√3। यहाँ पर देखें तो 2√3 अपरिमेय है, क्योंकि √3 है वो अंडर रूट के बाहर नहीं आएगा, और जब कोई संख्या अंडर रूट के बाहर नहीं आती है पूरे रूप से, तब हम कहते हैं वो अपरिमेय है। क्योंकि अगर अंडर रूट के अंदर कोई संख्या है, इसका मतलब उसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत अनावृत है, और दशमलव प्रसार अशांत अनावृत है मतलब वो अपरिमेय संख्या है। तो 2√3, तो अंडर रूट 3 है वो अंडर रूट के बाहर नहीं आएगी, तो ये अपरिमेय हो जाएगा। √21/35, ये भी अंडर रूट के बाहर नहीं आएगा, मतलब अपरिमेय हो जाएगा। √3 गुणा √2, ये भी कैसा रहेगा, अपरिमेय। यहाँ पर लिखा है √64/81, हम जानते हैं √64 8 होता है, √81 9 होता है, तो ये अंडर रूट के बाहर आएगा, बनेगा 8/9। प्लस का भी रहेगा, माइनस का भी रहेगा, लेकिन चिन्ह से कोई मतलब नहीं रहेगा। अपने केवल उसको परिमेय के रूप में देखना है, क्योंकि प्लस वाली संख्या हो या माइनस में हो, अगर बटे में लिखी हुई है इसका मतलब वो परिमेय है। तो यहां से ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। इसको आप सही कर सकते हैं। दूसरा सवाल था कि प्रथम दो क्रमित सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, यानी स्टार्टिंग के जो धनात्मक पूर्णांक हैं और वो भी ऐसे जो सम हो, उसका एचसीएफ कितना आएगा। तो जब हम धनात्मक पूर्णांकों को देखते हैं तो स्टार्ट में सबसे पहले अपने पास सम संख्या आती है 2, उसके बाद में आती है 4, यानी 2 और 4 का एचसीएफ पूछा है। 2 और 4 का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो वो आता है अपने पास 2, यानी ये तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² + x + 1 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। इस प्रकार का सवाल हम अपने प्रैक्टिस के अंदर कर चुके हैं। इससे पहले अपनी जो क्लास हुई है उसके अंदर हमने इस प्रकार का सवाल हल किया है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो अपने पास 1/α + 1/बीटा जो लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सरल करते हैं। सरल करें तो यहाँ पर इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा अल्फा बीटा, अल्फा का भाग दे बीटा बचेगा, एक के साथ गुणा हुआ तो बीटा आ गया, बीटा का भाग दिया अल्फा बचा, एक के साथ गुणा हुआ तो अल्फा आ गया। यानी ये लिखा हुआ है अल्फा + बीटा बटे में अल्फा गुणा बीटा, यानी ऊपर तो शून्यकों का योग है, नीचे उनका गुणा है। शून्यकों का योग हम लिखते हैं -b/a से, गुणनफल लिखते हैं c/a से। a से ये कट जाएगा, यानी आएगा -b/c, यानी मैं इसका मान लिखना है, यानी -b/c लिखना पड़ेगा। अब ये b और c की वैल्यू हमें बहुपद से निकालनी पड़ेगी, तो इसकी तुलना मानक रूप के साथ करें तो a का मान आ जाएगा 1, क्योंकि x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, अचर पद c होता है, तो x² का गुणांक 1 हो जाएगा, x का गुणांक भी 1 हो जाएगा, अचर पद भी 1 हो जाएगा। यहां से अगर वैल्यू लिखें तो -b का मान लिखना है 1, और बटे में c का मान भी 1, भाग दिया तो आ जाएगा -1, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा अपने करेक्ट। अगला है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है। जब भी हम बहुपद की बात करते हैं तो वहां पर चर को देखते हैं, और चर की अधिकतम घात कितनी है वो देखनी है। अगर चर की अधिकतम घात 2 है, यानी वो जो बहुपद है वो द्विघात बहुपद है, और जितनी उस बहुपद की घात होती है उतने ही उसके शून्यक निकलते हैं। अगर 1 घात है तो 1 शून्यक निकलेगा, 2 घात है तो 2 शून्यक निकलेंगे, 3 घात है तो 3 शून्यक निकलेंगे, और 4 घात है तो 4 शून्यक निकलेंगे। जितनी अधिक घात उतने अधिक शून्यक। तो द्विघात बहुपद यानी 2 घात वाला बहुपद, तो शून्यक भी कितने आएंगे, शून्यक आ जाएंगे अपने पास 2। अगला सवाल है कि एक रेखिक समीकरण का घात क्या होगा। अब जो बहुपद है उसके अंदर क्या होता है कि बराबर का निशान नहीं आता, दोनों को जो लिखने का तरीका है वो एक समान है। जैसे द्विघात बहुपद है उसको हम ऐसे लिखते हैं, और अगर इसी को समीकरण में कन्वर्ट करना है तो बराबर में केवल क्या आ जाता है, 0। यानी बहुपद और समीकरण में केवल बराबर का फर्क रहता है। बहुपद के अंदर बराबर नहीं लगाते हैं, समीकरण के अंदर बराबर लगा देते हैं। तो जब भी
बहुपद की घात 1 होती है उसे रेखिक बहुपद कहते हैं, 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। और वही से अगर बराबर आ जाए तो वही बहुपद समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी रेखिक समीकरण 1 घात, द्विघात समीकरण 2 घात, त्रिघात समीकरण 3 घात। तो यहां पर पूछा है कि रेखिक समीकरण का घात कितना होगा। अब रेखिक समीकरण है तो उसकी घात कितनी होगी, उसकी घात हो जाएगी अपने पास 1, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं, के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7, 2x + ky = 14 ये संपाती होंगे। अब संपाती की कंडीशन क्या होती है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब ये जो रेखिक समीकरण लिखे हुए हैं वहां से हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है मान ज्ञात करने हैं। अगर x का गुणांक की बात करें तो वो a होता है, y का गुणांक b होता है और अचर पद c होता है। तो जो पहला समीकरण है वो है अपने पास x + 2y = -7, दूसरा है 2x + ky = -14। मान रखें तो x का गुणांक a कहलाता है, तो पहला समीकरण तो उसके लिए सारे 1 के अंदर काउंट करते हैं, दूसरा समीकरण तो उसके लिए सारे 2 के अंदर काउंट करते हैं। तो a1 का मान हो जाएगा x का गुणांक 1, a2 का मान होगा x का गुणांक 2, b1 का मान होगा y का गुणांक 2, b2 का मान होगा y का गुणांक k, c1 का मान होगा अचर पद, यहां पर ये बराबर का निशान। यहां पर अगर ये बराबर के इधर जाएंगे तो किस में बदल जाएंगे, माइनस। यह जाएगा -7 = 0, ये हो जाएगा -14 = 0, यानी c1 और c2 का मान लिखना है तो c1 हो जाएगा -7, c2 हो जाएगा -14। ये आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यहां से माइनस कट गया, 7 से काटा एक बार, 14 से काटा 2 बार, यानी इसकी तुलना कर दो या फिर इसकी तुलना कर दो, ये दोनों बराबर हैं तो आ जाएगा 1/2 बराबर 2/k। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो k का गुणा 1 के साथ k, 2 का गुणा 2 के साथ 4, यानी k का मान आ जाएगा 4। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगला है निम्न में से समरूप नहीं है। अब समरूप क्या होता है, अगर कोई अपने पास बहुभुज दिया हुआ है तो उस बहुभुज के लिए देखते हैं कि संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत भुजाओं के जो अनुपात है वो भी बराबर आने चाहिए, यानी संगत कोण बिल्कुल बराबर, संगत भुजाओं के अनुपात वो बराबर होने चाहिए, तो वो समरूप कहलाता है। और अगर कोई अलग अलग शेप दिए हुए हैं तो वहां पर हम कहते हैं कि जिनका जो शेप है वो एक समान हो, साइज है वो अलग हो सकती है, उसको हम समरूप कहते हैं। यहाँ पर कुछ डायग्राम दिए हुए हैं काय के व्रत। अब सभी जो व्रत हैं चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, उनका जो शेप होगा वो एक समान रहेगा। अगर उनकी त्रिज्या अलग अलग है तो उनके जो साइज है वो बदल जाएंगे, लेकिन देखने में सारे कैसे नजर आएंगे, गोल, यानी ये समरूप होता है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 60 का होता है। तो अगर हम दो समबाहु त्रिभुज देखें तो उसके अंदर कोण तो क्या रहेंगे, बराबर, प्रत्येक कोण 60 का ही होगा। और भुजाओं के अनुपात लिखें तो एक त्रिभुज के अंदर अगर तीनों भुजाएं 5 5 5 है तो दूसरे के अंदर कितनी होगी, अगर 6 है तो 6 6 6, तो अनुपात निकालेंगे तो 5/6 सब भुजाओं के लिए आएगा, यानी समबाहु त्रिभुज है वो भी अपने पास समरूप होते हैं। वर्ग की बात करें तो वर्ग के अंदर चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं कैसी रहती हैं, बराबर, और विकर्ण भी आपस में बराबर रहते हैं। तो अपन दो अगर वर्ग देखते हैं जिसके अंदर एक की भुजा 10 है एक की भुजा 5 है, उनका शेप देखेंगे तो शेप एक जैसा नजर आएगा, उनकी जो साइज है वो छोटे बड़े हैं। तो साइज से अपने छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन शेप कैसा होना चाहिए, समान, उसको हम क्या बोलते हैं, समरूप बोलते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज में केवल दो भुजाएं बराबर होती हैं, दो भुजाएं बराबर मतलब दो कोण बराबर होंगे, तीसरा कोण है वो अलग हो सकता है, यानी एंगल चेंज हो गया, दो कोण है वो तो बराबर रहेंगे लेकिन तीसरा कोण है वो अलग हो सकता है, तब हम कहेंगे कि वहां पर अपने पास समद्विबाहु त्रिभुज है, वो समरूप नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, ये किसने कहा है, ये अपने पास बीपीटी थ्योरम का कथन है, थेल्स प्रमेय होती है जिसके अंदर कहते हैं कि अगर अपने पास एक त्रिभुज है उसकी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो उससे दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं। तो यही वाला कॉन्सेप्ट हम समकोणिक त्रिभुजों के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है उसके अंदर उसकी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची और शेष दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी
तो ये कथन किसका है? थेल्स का है। काट्य तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान क्या होगा? अब कोटि का मान यानी y की वैल्यू, भुज का मान यानी x की वैल्यू, कोटि लिखनी है। कोटि कितनी है? यहाँ पर 4 है, यानी ऑप्शन नंबर 3 है वो हो जाएगा करेक्ट। तो जब भी कोटि की बात करें, तो हमें x अक्ष से दूरी लिखनी है, और भुज की बात करें तो y अक्ष से दूरी लिखनी है। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या है? हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मैं माइनस का tan स्क्वायर थीटा इधर भेजूं और प्लस का 1 इधर भेजूं तो ये क्या बन जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, प्लस का 1 इधर गया और ये माइनस का tan स्क्वायर थीटा इधर आएगा, तो ये बन जाएगा प्लस का, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर आ गया? tan स्क्वायर थीटा के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति की ऊंचाई किसी समय उसकी छाया के बराबर हो जाती है तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? यानी किसी व्यक्ति की हाइट है, किसी समय उसकी छाया के बराबर हो रही है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या है? अगर व्यक्ति की हाइट की बात करें तो व्यक्ति है वो सीधा खड़ा रहेगा, तो यहाँ पर धरती के साथ में जो उसका कोण बनेगा वो 90 का रहेगा। तो 90 का कोण बन रहा है, यानी समकोण त्रिभुज है, त्रिकोणमितीय अनुपात काम में लेना पड़ेगा। उसकी जो हाइट है वो लंब रहेगा और उसकी जो छाया है वो उसका आधार हो जाएगी। तो लंब और आधार का त्रिकोणमितीय अनुपात 10 होता है, और लंब और आधार दोनों आपस में बराबर रहेंगे तो वहां पर थीटा बराबर 45 होता है। हम देखते हैं कि tan थीटा बराबर क्या लिखते हैं? लंब बटे आधार, थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब ये दोनों बराबर हैं, लंब क्या है? व्यक्ति की हाइट, आधार क्या है? उसकी छाया, ये दोनों बराबर हैं, यानी लंब भी x है, आधार भी x है, कटेगा तो कितना आ जाएगा? 1, और tan थीटा बराबर 1 है, तो कितने डिग्री पर tan थीटा की वैल्यू 1 आती है? तो वो थीटा होता है 45। तुलना करें तो लिख सकते हैं tan थीटा बराबर tan 45, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 45 डिग्री। अगला सवाल है कि उन्नयन कोण व अवनमन कोण में संबंध होता है। अब हमने इस प्रकार का सवाल पहले हल किया है, और वहां पर जब भी हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ते हैं तो जो अवनमन कोण है जब उसका निर्माण करते हैं तो वहां पर देखते हैं कि जो आंखों से सीधी रेखा जा रही है वो, और जो पृथ्वी है वहां पर जो दोनों रेखाएं बनती हैं वो एक दूसरे के समांतर आती हैं। वहां पर हम एक तिर्यक रेखा खींचते हैं तो वहां पर जेड की आकृति बनती है, एकांतर कोण बनाते हैं, और एकांतर कोण बनाने पर पता चलता है कि जो अवनमन कोण का मान था वो का वो उन्नयन कोण का मान आ रहा है। यानी अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, दोनों समान होते हैं। आप चाहे तो बना सकते हैं कि जैसे ये अपने पास कोई मीनार है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पर कोई वस्तु पड़ी है। अगर ये इसको देख रहा है तो एक तो इसकी आंखों से सीधी रेखा जाएगी, और एक ये नीचे की ओर उस वस्तु की ओर रेखा जाएगी जिसे हम दृष्टि रेखा कहेंगे। तो यहाँ पर जो कोण बनता है उसको हम अवनमन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। अब यहाँ पर देखें तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा ये दोनों समांतर हैं, और यहाँ पर ये वाली जो दृष्टि रेखा है इन दोनों को काट रही है, यानी ये तिर्यक रेखा है। जब भी दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो वहां पर कुछ कोणों के युग्म बनते हैं, उसी के अंदर एक कोण आता है एकांतर कोण, और उसको हम जेड की आकृति के द्वारा देखते हैं। तो ये अपने पास जेड की आकृति बन रही है, तो यहाँ पर भी कितना आएगा? थीटा, यानी जो कोण यहाँ था वो का वो कोण यहाँ पर आया, और यहाँ पर जो कोण बनेगा उसे हम उन्नयन कोण कहेंगे। तो ये अवनमन कोण था, ये उन्नयन कोण था, दोनों आपस में क्या आ गए हैं? बराबर, यानी दोनों कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं। अगला सवाल, यदि पृथ्वी से 50 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है तथा उसके धागे को पृथ्वी के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो धागे की लंबाई कितनी होगी यदि धागे में कोई भी ढील नहीं है? यानी अगर हम बात करें कि पृथ्वी से, ये एक जगह पृथ्वी का कोई पॉइंट है, यहां से 50 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यहां से ये हाइट कितनी है? 50 मीटर, तो यहां पर क्या उड़ रही है? पतंग। अब कहा है कि उसके धागे का पृथ्वी के साथ में उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब पतंग डायरेक्ट सीधी ऊपर तो नहीं उड़ती है, उसको दूर से उड़ाते हैं, तो यानी वो जो लंबाई होती है वो तिरछी होती है। जो धागे की लंबाई होती है वो कैसी होती है? तिरछी। तो यहां से ये आ गया धागा, यहाँ पर पृथ्वी है, ये पृथ्वी का बिंदु है, यहाँ पर जो उन्नयन कोण बन रहा है पृथ्वी के साथ वो कितना है? 30 डिग्री। हमें पूछा है कि धागे की लंबाई कितनी होगी, यानी यहां से ये वाली लेंथ पूछी है।
अब यहाँ पर 90 का कोण बनेगा, सामने वाली भुजा कर्ण आ जाएगी और थीटा के सामने वाली भुजा क्या रहेगी, लंब। यानी ये लंब है, ये कर्ण है। लंब और कर्ण का अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपात देखें तो वो होता है अपने पास साइन थीटा। लंब का मान कितना है 50, कर्ण का मान ज्ञात करना है, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, यानी ये आ गया 15/L बराबर 1/2। मल्टीप्लाई करें तो L बराबर आ जाएगा 100 और मीटर के अंदर है तो क्या लिख देना है मीटर, यानी ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। अगला है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। अगर हम किसी बाह्य बिंदु की बात करें तो उस बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। जैसे ये बाह्य बिंदु है, यहाँ से इस पर स्पर्शरेखा खींचनी है तो एक तो ये होगी और एक स्पर्शरेखा ये होगी। इसके अलावा हम स्पर्शरेखा नहीं खींच सकते। अगर इससे दूर जाएंगे तो ये स्पर्शरेखा नहीं रहेगी, अंदर आएंगे तो भी ये स्पर्शरेखा नहीं रहेगी। दूर जाएगी तो अप्रतिच्छेदी बन जाएगी, अंदर की ओर आएगी तो छेदक रेखा बन जाएगी। यानी अपने पास 1 और 2 बाह्य बिंदु से केवल ये 2 ही स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं। इसके अलावा हम और स्पर्शरेखाएं नहीं खींच सकते। एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। यानी आर का मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर और काय की 5 मिनट के अंदर जो क्षेत्रफल बनता है वो ज्ञात करना है। अगर घड़ी की मिनट की सुई की बात करें तो जो घड़ी है वो अपने पास कौन से शेप में होती है, वर्ताकार शेप में होती है। तो ये जैसे अपने पास घड़ी है, ये उसका केंद्र वाला भाग है। ये जैसे 12 पे थी, 12 से कितना हो गया 1 पर पहुंच गया काटा, तो यहाँ पर 5 मिनट बढ़ गए। जैसे ही काटा है वो 12 से 1 पर आता है तो कितने मिनट बढ़ जाती है 5 मिनट, यानी ये 5 मिनट हुई है। तो उसके अंदर ये जो एरिया बना है, ये वाला ये जो टुकड़ा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और ये टुकड़ा हमें त्रिज्य खंड के रूप में मिलता है। यानी यहाँ पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा गया है और थीटा का मान अभी हमें नहीं दिया गया है। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यानी यहाँ पर कोण कितना बनेगा केंद्र पर वो अभी हमें ज्ञात नहीं है। अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे कोण की बात करें तो जो घड़ी की मिनट वाली सुई है वो 1 घंटे यानी 60 मिनट के अंदर 360 का कोण बना लेती है, पूरा एक चक्कर काटती है। तो 1 मिनट के अंदर वहां पर कोण कितना बनेगा 360/60, काटेंगे तो 6 डिग्री। अपने पास कितने मिनट है 5, तो 5 मिनट के अंदर जो कोण बनेगा वो 6 × 5 कितने डिग्री आ जाएगा 30 डिग्री और आर का मान दे रखा है 7। थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री और आर बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल θ/360 × πr²। वैल्यू पुट करें, यह आएगा 30/360, पाई की जगह 22/7 और आर का स्क्वायर मतलब 7 × 7। 7 से कट गया, 30 से काटा ये कट गया 12 बार, 2 से काटा 11 बार, इसको काटा 6 बार, यानी ऊपर 11 × 7 77 बटे में आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री हो तो बनने वाले संगत चाप की लंबाई क्या होगी। अगर चाप की लंबाई की बात करें तो वो हम लिखते हैं θ/360 डिग्री × 2πr। थीटा की जगह कितना पुट करना है 60 डिग्री बटे में है 360 डिग्री, 2 × पाई की जगह वैल्यू नहीं कही गई मतलब 22/7 रखनी है और आर की जगह रखना है 14। 7 से काटेंगे 2 बार, ये 60 से काटा 6 बार, 2 से काटे ये कट गया 3 बार, यानी ऊपर बचा 22 × 2 44 बटे में 3 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई है तो सेंटीमीटर में रहेगी, तो ये आ गया 44/3 सेंटीमीटर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अगर हम बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसके अंदर हमें यह देखना होता है कि उसका वक्र पृष्ठ भी लेना है और उसके ऊपर और नीचे जो ये वर्ताकार भाग है उसको भी काउंट करना है। जो एरिया गिना जाएगा उसके साइड वाला होगा, साइड वाला जो एरिया है
उसको हम क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ। ऊपर वाला ये जो वृत्ताकार भाग है इसको भी शामिल करना है, नीचे वाला ये जो वृत्ताकार भाग है इसको भी शामिल करना है। यानी इसका जो वक्र पृष्ठ है वो तो होता है अपने पास 2 पाई आर एच, और ऊपर वाला जो वृत्ताकार भाग है वो पाई आर स्क्वायर, नीचे भी एक वृत्ताकार भाग है वो भी पाई आर स्क्वायर, यानी उसको भी जोड़ेंगे तो पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। देखें तो 2 पाई आर इधर भी है, 2 पाई आर इधर भी है, कॉमन ले सकते हैं। पीछे क्या बचेगा, यहाँ पर h और यहाँ पर बच जाएगा r। तो ये हो जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर प्लस एच, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप कौन सी है। अगर हम केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की बात करें तो अपने पास जो सबसे उपयुक्त माप होती है वो इन चारों में से कौन सी है, कि माध्य है, माध्यक है, बहुलक है, प्रसरण है। अब सबसे उपयुक्त माप वो होगी जिसके अंदर प्रत्येक प्रेक्षण का कुछ न कुछ योगदान है। अगर हम बहुलक की बात करते हैं तो जब हमने पास बहुत सारे प्रेक्षण लिखे हुए हैं तो जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आएगा उसको हम बहुलक कहेंगे। तो वहां पर बहुत सारे प्रेक्षण है उनका कोई योगदान होता ही नहीं है। माध्यक की भी बात करते हैं तो जो बीच वाला प्रेक्षण होता है वो माध्यक काउंट करते हैं, और उसके अंदर भी शेष जो वैल्यू है उनका कोई लेना देना नहीं रहता। और प्रसरण इसको तो हमने क्लास 10 के अंदर पढ़ा ही नहीं है, तो ये अपने लिए कोई मायने नहीं रखता है। अब बात माध्य की, तो माध्य के लिए हम लिखते हैं प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, यानी वहां पर प्रत्येक प्रेक्षण को जोड़ा जाता है और जितने प्रेक्षण है उनका भाग दिया जाता है, यानी वहां पर प्रत्येक प्रेक्षण का योगदान है। और जब भी हम कोई भी माप निकालते हैं तो वहां पर यदि प्रत्येक प्रेक्षण कुछ न कुछ योगदान देता है तो वो उपयुक्त होगा। यानी इन सभी के अंदर अगर उपयुक्त की बात करें तो उपयुक्त क्या हो जाएगा, माध्य। तो इसके साथ ही अपने ये जो 18 ऑप्शनल क्वेश्चन की सीरीज थी वो कंप्लीट होती है। हमें आशा है आपको ये सारे जो वीडियो लेक्चर हैं वो पसंद आए होंगे। अब हम अगली अपनी जो सीरीज स्टार्ट करेंगे उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स और जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चन है उनको शामिल करेंगे। उससे रिलेटेड आपके लिए क्लास रेगुलर लेते आएंगे। 6 दिन जैसे ये ऑप्शनल क्वेश्चन की सीरीज चली थी उसी प्रकार से 6 दिन उनकी भी सीरीज चलेगी। उसके बाद में आपको प्रैक्टिस के लिए एक प्रैक्टिस सेट अरावली एकेडमी ऐप पर उपलब्ध करवाया जाएगा। फिर उसका वीडियो एनालिसिस हम अपने इस यूट्यूब चैनल अरावली पाठशाला पर आपको बताएंगे। तो जुड़े रहना है हमारे चैनल अरावली पाठशाला के साथ। क्लास को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और पहली बार अगर क्लास को विजिट कर रहे हैं तो बिना सब्सक्राइब किए तो नहीं जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।